तो राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2025 का एग्ज़ाम हो चुका है और ये हमारे पास क्वेश्चन बुकलेट है। हम इसको सॉल्व करेंगे। 2 पार्ट्स में इसकी आपको वीडियो मिलेगी। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि सैट वाला पोर्शन कवर करके आपको दे देता हूँ और फिर कल तक जो है जिसका पहला पार्ट होता है, क्योंकि 2 पार्ट में ये बँटा होता है। एक होता है मैट का मेंटल एबिलिटी टेस्ट और दूसरा होता है सैट का। तो सैट वाला और मैट वाला दोनों हल आपको मिलेंगे। तो फिलहाल अभी ये जो मैट वाला है जी मैट, ये तो हल हो चुका है, लेकिन इसके बजाय मैं सोच रहा हूँ कि पहले आपको सैट वाला दे दूँ क्योंकि वो जल्दी से हो जाता है। तो फिर इसी के जस्ट बाद आपको वीडियो मिल जाएगी जो है मैट की। तो यहाँ पर खुलकर आ गया है आपके सामने सैट 2025 खंड 2 शैक्षिक अभिरुचि परीक्षण 1.5 घंटे का समय होता है और बताया गया है कि इसमें 3 विषयों से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और गणित। तो बारी-बारी से चलते हैं। यहाँ पर देखिए 91 क्वेश्चन पे है। सबसे पहले लिखा गया है कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं और अगर कार्य करने की दर की बात की जाती है तब शक्ति की बात होती है। यहाँ पे बच्चे ने गलत किया हुआ है। जो मैं टिक लगाता चलूँगा उसको सही मानकर चलिएगा। दूसरे नंबर पे है निम्नलिखित में गतिशील वस्तु कौन-सी है? तो जो गति करती रहती है वही गतिशील होती है। उड़ता हुआ पक्षी यहाँ पर सही आंसर है। कोई व्यक्ति r त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर चलते हुए आधे वृत्त का रास्ता तय करता है। यदि मतलब व्यक्ति का विस्थापन क्या होगा? मान लीजिए कि कोई वृत्ताकार मार्ग है इस तरीके का और अगर उसने जो है यहाँ से मान लीजिए चलना शुरू किया और यहाँ तक मान लीजिए पहुँचा हुआ है। मैं बाहर से बता रहा हूँ इसमें ताकि उस पर लाइन ना चले। तो आधे वृत्त को अगर उसने कवर किया है, तो अगर ये बात की जाए तो ये जो यहाँ विस्थापन होगा वो ये होगा और ये विस्थापन क्या होता है? ये एक तरीके से देखा जाए तो डायमीटर के बराबर हो गया यानी कि व्यास के बराबर हो गया। तो अगर r त्रिज्या है तो r इधर और r इधर यानी कि जो कुल विस्थापन हो गया वो 2r का हो गया। तो यहाँ पे ये वाला सही हो जाएगा दूसरा वाला। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मात्रक। यहाँ पर देखो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की बात हो रही है। वैसे तो जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो U बराबर mgh करेंगे, लेकिन उससे जो है नहीं निकल कर आता है। तो हम जो है क्योंकि mgh अगर लगाते हैं तो इसमें इसका किलोग्राम और मीटर पर सेकंड स्क्वायर और फिर h का एक और मीटर मिल जाता है जो कि किसी से मैच नहीं खाता, इसलिए हम जो है जूल पर जाएँगे। फिर इसके बाद किसी गतिशील वस्तु के लिए दूरी तथा विस्थापन में क्या संबंध होता है? आपको पता होगी कि दूरी जो होती है जितना वो रास्ता तय करता है वो होता है। मान लीजिए ये A बिंदु था और ये B बिंदु था। तो यहाँ से यहाँ तक ये कैसी भी दूरी कर सकता है, वो सीधा भी टेढ़ा भी कर सकता है, तो ये दूरी होती है। और विस्थापन क्या होता है? प्रथम मतलब शुरुआती बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच में जो सीधा गैप होता है वही विस्थापन होता है। तो दूरी जो है आप वो चाहे तो सीधा-सीधा भी जा सकता था, चाहे तो टेढ़ा-टेढ़ा भी जा सकता था। तो दूरी जो होगी वो विस्थापन के बराबर भी हो सकती है और अधिक भी हो सकती है। कहने का मतलब ये है कि विस्थापन जो होगा वो दूरी के बराबर हो सकता है या फिर दूरी से कम हो सकता है, लेकिन दूरी से अधिक कभी नहीं हो सकता। तो इसमें जो है दूरी जो है वो ज़्यादा रहती है या फिर बराबर रहती है विस्थापन से। कहने का मतलब ये भी हो सकता है कि विस्थापन जो होगा वो दूरी से छोटा होगा या फिर उसके बराबर होगा। तो चौथा वाला विकल्प इसमें सही रहेगा। फिर इसके बाद है कंपन करने वाली वस्तु द्वारा एक कंपन करने में लगा समय को कहते हैं आवर्तकाल। फिर इसके बाद तड़ित चालक किससे बनाया जाता है? तो तड़ित चालक जो होता है वो सुचालक होता है, अच्छा सुचालक होना चाहिए। तो यहाँ पर जो विकल्प दिए गए हैं उनमें तांबा हमारा सही होगा तीसरे नंबर का। निम्नलिखित में से कौन-सी दीप्त वस्तु नहीं है? दीप्त वस्तुएँ वे होती हैं जो प्रकाश उत्पन्न करती है। इसमें कह रहा है कि दीप्त जो प्रकाश दीप्त वस्तु नहीं है, नहीं शब्द लगा हुआ। तो तारे, सूर्य, एलईडी ये प्रकाश उत्पन्न करते हैं। यहाँ पे पुस्तक हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे समतल दर्पण पर अभिलंबवत प्रकाश किरण के लिए आपतन कोण तथा परावर्तन कोण का संबंध। देखो अभिलंबवत कहने का मतलब हो गया जैसे ये दर्पण है मान लीजिए और अभिलंब का मतलब बिल्कुल ही सीधा इस पे 90 अंश का अगर प्रकाश किरण गिरे। तो अब इसमें आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों ही बिल्कुल इसी के ऊपर ही जाएँगे। कहने का मतलब अभी जैसे झुकाव से थोड़ा जाता तो यहाँ पर आपतन कोण बनता कुछ, लेकिन वो कह रहा कि अभिलंबवत डालेंगे मतलब सीधा 90 डिग्री पे ही डालेंगे। जब 90 डिग्री पे डालेंगे तो वो जो होगा आपतन कोण और जो परावर्तन कोण दोनों जो है 0-0 हो जाएँगे। या यहाँ पर विकल्प हो जाएगा कौन-सा? दूसरा वाला सही। फिर इसके बाद है
यहाँ पर देखिए कि निम्नलिखित में पारदर्शी वस्तु कौन-सी है? तो दफ्ती का टुकड़ा नहीं है, धातु की चद्दर नहीं है, दर्पण भी नहीं है, दर्पण की एक सतह खुरदरी होती है और फिर स्वच्छ काँच पर यह हमारा विकल्प सही हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए, मानव शरीर का सामान्य ताप क्या होता है? तो डिग्री सेल्सियस में भी दे दिया है सेम चीज़ और फ़ारेनहाइट में, तो आपको पता होना चाहिए कि फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद देखो इंद्रधनुष के वर्णों में यानी कि रंगों में मध्य का वर्ण क्या होता है? आपको विबग्योर वाला फ़ॉर्मूला याद होगा, VIGBYOR। अब बीच में देखा जाए तो ये कौन-सा मिलेगा? विबग्योर, VIB, ये जी रहेगा, विबग्योर। अब बीच में कौन मिलेगा आपको? 7 रंग होते हैं, तो 3 उस तरफ वाले छोड़ दो, 3 इस तरफ YOR छोड़ दो, बीच में G मिलेगा मतलब ग्रीन, तो हरा वाला इसमें विकल्प सही है। अब इसके बाद देखो निम्नलिखित में ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत कौन-सा है? तो नवीकरणीय ऊर्जा का जब बात आए तो सोलर ऊर्जा, मतलब जिसको बार-बार यूज़ किया जा सकता है, दूसरा विकल्प इसमें सही है। लकड़ी, डीज़ल, पेट्रोल उसको दोबारा यूज़ नहीं कर सकते हैं। रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करने वाली युक्ति, तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है विद्युत सेल। क्रोमियम ऑक्साइड मिलाने से जो निर्मित काँच होता है वो किस रंग का हो जाता है? कहने का मतलब उसका ये है, तो क्रोमियम ऑक्साइड अगर मिलता है तो फिर वो हरे रंग का हो जाएगा, हल्का हरा रंग। पदार्थ में अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल का सही क्रम। आपको पता है ठोस के अणु बहुत ज़्यादा पास-पास होते हैं, एक-दूसरे से एकदम मजबूती से जुड़े होते हैं, उससे लूज़ थोड़ा होते हैं द्रव में, और सबसे कम आकर्षण बल होता है गैस में। तो कहने का मतलब ये है कि ठोस में सबसे ज़्यादा, फिर द्रव में उसके बाद फिर गैस में सबसे कम। तो दूसरा वाला इसमें विकल्प सही हो जाएगा। प्रत्यावर्ती परिवर्तन मतलब वो फिर से अपनी पुरानी अवस्था में आ जाए जो। दूध का फटना, फटा दूध से दूध नहीं बन सकता। धूप बत्ती अगर जल गई तो राख हो जाएगी, नहीं वापस आएगा। सब्जी का पकना भी एक तरीके से प्रत्यावर्ती नहीं है। यहाँ पर मोम का पिघलना हो सकता है, पिघली हुई मोम से फिर से हम ठंडा करके मोम प्राप्त कर सकते हैं। गैलना जो होता है वो लेड का होता है, अयस्क। प्रयोगशाला थर्मामीटर के अधोबिंदु का ताप होता है, तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। फिर इसके बाद पदार्थ की सूक्ष्मतम इकाई, तो परमाणु होगी सबसे सूक्ष्मतम इकाई। इसके बाद चलते हैं, यहाँ पर देखिए, ये है कपास की खेती के लिए उपयुक्त तापमान। तो वैसे तो 21 डिग्री से लगभग 35 डिग्री सेल्सियस तक उपयुक्त माना जाता है, लेकिन अब इसमें 35 वाला तो है, लेकिन मिनिमम इसका 30 तक दिया है, तो हम लोग पहले वाले विकल्प पे जाएँगे कि 21 से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस तक। भेड़ के रेशों की चिकनाई, धूल और गर्त निकालने के लिए की जाने वाली प्रक्रिया अभिमार्जन कहलाती है ये। फिर इसके बाद HCl है, NaOH है और फिर यहाँ पर X कोई उत्पाद है, फिर H2O बना है, कुछ एनर्जी निकली है। आपको पता है ये जो ब्रेक होगा तो H प्लस Cl माइनस में टूटेगा और Na प्लस और OH माइनस में टूटेगा, तो जो Na है वो Cl के साथ मिल जाएगा और ये H और OH मिलके H2O बना दिया है। तो कहने का मतलब यहाँ पर NaCl होना चाहिए, तो NaCl यहाँ पर तीसरे वाले में है, तो ये वाला सही हो जाएगा। पोटेशियम कार्बोनेट, चूना पत्थर और रेत, इससे जो है कठोर काँच बनता है। जब पोटेशियम मिक्स हो तो पक्का समझ लेना कठोर काँच। जल में घुलनशील विटामिन, इसका एक फ़ॉर्मूला मैंने बताया हुआ था कि A, D, E के जो होंगे वो वसा में घुलने वाले होते हैं और जो B और C होते हैं ये जल में घुलनशील होते हैं, तो यहाँ पे हमारा दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। लार में पाए जाने वाले एंजाइम टाइलिन होता है। पक्षियों में उत्सर्जी अंग होता है यूरिक अम्ल। अपुष्पी पौधा जिसमें फूल ना लगता हो, फर्न है वो। मानव में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? बहुत सिंपल सी बात है, सब जानते हैं, 206। एक लिंगी पुष्प पाया जाता है पपीता में, या तो वो मादा होगा या फिर नर होगा। फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा है बहुकोशिकीय जंतु का उदाहरण, बहुकोशिकीय, तो यहाँ पर पैरामीशियम, यूग्लिना, अमीबा, ये सब एक कोशिकीय, मछली यहाँ पर बहुकोशिकीय है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए पौधों में निषेचन के बाद अंडाशय विकसित होकर फल बन जाता है। एक कोशिकीय जीव का उदाहरण नहीं है, तो नहीं है, तो केचुआ होगा यहाँ पर, क्योंकि अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना एक कोशिकीय है, तो केचुआ यहाँ पे जो है एक कोशिकीय जीव का उदाहरण नहीं है, बाकी ये सब हैं। गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है ऋग्वेद में है।
एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो कृष्ण प्रथम ने करवाया था। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा संघ को किसने पराजित किया था? तो अहमद शाह अब्दाली ने किया था। इसके बाद बहुत बुराई हुई थी, मराठाओं को बहुत ज़्यादा आत्मग्लानि महसूस हुई थी। शिवाजी के अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद में किसे सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो पेशवा को प्राप्त था, उनको प्रधानमंत्री के बराबर का दर्जा दिया जाता था। तो कहने का मतलब राजा के बाद दूसरे नंबर के ही आते थे। बाकी जो अष्टप्रधान रहा करते थे वो केवल सलाहकार रहा करते थे, वो सलाह दे सकते थे लेकिन उनकी सलाह राजा माने या ना माने वो कोई बाध्य नहीं रहता था राजा। धम्म महामात्रों की नियुक्ति किसके शासनकाल में हुई? तो अशोक के काल में हुई थी। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में स्थित है। मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच कौन सा युद्ध लड़ा गया? तो चंदावर का युद्ध था उनके बीच में। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से बंदरगाह का साक्ष्य मिलता है? तो लोथल, जो कि गुजरात में है वहाँ पे, तो बंदरगाह के साक्ष्य वहाँ मिले हैं। कोलंबस किस देश का निवासी था? थोड़ा ये जो है कन्फ्यूजन हो गया था क्योंकि वो इटली का था और लेकिन उसका जो डेथ होने के बाद जब उसकी जहाँ पर डेड बॉडी रखी गई वो स्पेन था, तो कुल मिला के स्पेन पे यहाँ पे हम लोग जाएँगे और कोई विकल्प पे नहीं जा सकते। फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए हम लोग आ जाते हैं 135 पे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने की थी। दूसरा विकल्प यहाँ पे सही है। फिर इसके बाद भारत में सत्याग्रह आंदोलन महात्मा गांधी के अलावा कौन हो सकता है? तहकीके हिंद अलबरूनी इसके लेखक थे। फिर इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश? तो अंतिम वंश लोधी वंश था। फिर इसके बाद बाबर द्वारा किस भाषा में तुजुक ए बाबरी लिखी गई थी? तो ये तुर्की भाषा में लिखी गई थी। हर्षवर्धन हर 5वें साल दान समारोह का आयोजन करता था, तो कहाँ पे करता था? तो कन्नौज में करता था ये। किन शैलों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? मतलब उसमें जीव नहीं रह जाते, जीव के अंश नहीं रह जाते, तो आग्नेय शैल होंगे उसमें नहीं रह पाएंगे। बाकी अवसादी और रूपांतरित शैल में जीवाश्म पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक रबी की फसल है? तो रबी की फसल जाड़े के टाइम में यहाँ पर ये चना हो जाएगा। फिर इसके बाद देखोगे क्वेश्चन नंबर 143, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? गैर परंपरागत, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस परंपरागत है। भूतापीय यहाँ पर है। परंपरागत मतलब कि जो हमेशा चलन में रहते हैं। गैर परंपरागत जो ज्यादातर यूज में नहीं आता है। फिर इसके बाद उत्तर प्रदेश में कालीन उद्योग के लिए भदोही से बढ़िया कौन प्रसिद्ध है? भदोही जिला यहाँ पे हो जाएगा। फिर पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल भूखंड था जिसे कहा जाता था पैंजिया। पैंजिया एक ही जो है, बाकी सारे में जल भरा हुआ था सभी स्थानों पर, सिर्फ एक ही ऐसा भूखंड था जिसे पैंजिया कहा जाता था। बाद में वो टूटता गया, फूटता गया, फिर अलग अलग महाद्वीप बनते चले गए। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए ये आ गए हैं निम्नलिखित में से कौन सी धारा ठंडी नहीं है? तो यहाँ पर ब्राजील धारा है जो कि ठंडी नहीं है, बाकी सारी ठंडी धाराएं हैं। नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र ये उत्तर प्रदेश में है। फिर इसके बाद वलित पर्वत मतलब कि टकरा कर वलय बन जाए, कुछ इस तरीके से ऐसे टकराएं और टकराने के बाद ऐसे उभर जाए हिस्सा। तो हिमालय भी जो है एक तरीके का है। वैसे तो जो है अरावली की पहाड़ियां तो है ही हैं, लेकिन हिमालय जो है वो सबसे नवीन माना जाता है। भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित पवनों में किसके द्वारा होती है? तो दक्षिण पश्चिम से केरल साइड से जो है मानसून आता है। गंगा और यमुना का संगम स्थल प्रयागराज। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में हुआ था। बच्चे ने गलत किया हुआ है, यहाँ पे दूसरा सही है। निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? तो उपराष्ट्रपति जो है नहीं होता है। फिर इसके बाद मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। मौलिक अधिकार 6 हैं। राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? राज्यसभा को कोई भंग नहीं कर सकता है क्योंकि वो स्थायी सभा होती है, तो इसमें हो जाएगा उपरोक्त में से किसी के द्वारा नहीं। अब इसके बाद चलिए यहाँ पर देखते हैं भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे मूल अधिकारों का संरक्षक, हमारे मूल अधिकारों को सर्वोच्च न्यायालय यानी कि न्यायपालिका जो है संरक्षित करती है। फिर लोकतंत्र का चौथा पिलर मीडिया चौथे नंबर पे, यहाँ पे विकल्प सही है। अब इसके बाद आते हैं यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए आयु कितनी होनी
चाहिए तो मिनिमम 21 वर्ष होनी चाहिए, जिला पंचायत का चुनाव लड़ सकते हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल सीटें कितनी हैं? भाई 80 सीटें हैं। फिर इसके बाद विधानसभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, शुरू से आखिर तक के लिए थे। फिर एक आयत की, अब मैथ वाला आ गया भाई, एक आयत की चौड़ाई उसकी लंबाई की 2/3 है। आयत का क्षेत्रफल इतना है तो आयत की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात होगा। तो इसको मैं यहीं पे हल करने की कोशिश करता हूँ। कह रहा कि आयत की चौड़ाई लंबाई की 2/3 है। अगर लंबाई को हम x मानते हैं तो चौड़ाई जो होगी इसकी 2/3 हो जाएगी। और फिर क्षेत्रफल निकालना है तो लंबाई गुणे चौड़ाई करना, मतलब कि 2/3x, तो लंबाई गुणे चौड़ाई, ये लंबाई है चौड़ाई है, ये बराबर होगी 150 के। तो यूँ समझो कि ये 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, फिर ये 3 पचे 15 के 5, 3 सत्ते 21 और 1 22, 225, और x मतलब x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 225। तो x बराबर हो जाएगा 15 15 में 225, 15 आ जाएगा। x है लंबाई, तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी भाई? ये लंबाई है तो चौड़ाई हो जाएगी जो है 2/3, यानी कि 15 गुणे 2/3, 3 पचे 15, 5 दूनी 10, मतलब 10 आ जाएगा। तो लंबाई जो है वो 15 है, चौड़ाई है 10। लेकिन ये कह रहा है चौड़ाई व लंबाई का अनुपात उल्टा, मतलब चौड़ाई पहले रहेगी, मतलब 10 पहले रहेगा और अनुपात 15 बाद में रहेगा। तो अब ये कट सकता है, 5 दूनी 10 और 5 तियां 15, मतलब कि 2:3 वाला अनुपात, यहाँ पे ये वाला सही हो जाएगा, पहला वाला। अब इसके बाद देखो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन पूछ गया था भाई कि अभिषेक के पास 7 रुपए 45 पैसे थे, वह 5 रुपए 30 पैसे की टॉफी खरीद लेता है, तो अभिषेक के पास बची हुई धनराशि। सिंपल सी बात है, 7.45 में से आपको घटा देना था 5.30 को, तो ये हो जाएगा 5, यहाँ पे 1 दशमलव, ये हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 5 लिखा है, तो 2 रुपए 15 पैसे, विकल्प यहाँ पे पहला वाला सही हो जाएगा। अब इसके बाद देखो ये क्वेश्चन, यदि x बराबर 0 रखने पर इसका मान 5 के बराबर हो जाता है। भाई जहां जहां x रखोगे वो 0 हो जाएगा, मतलब इससे नहीं लेना देना, इससे नहीं लेना देना, तो आपको लेना देना है माइनस का a+1, ये बराबर हो जाता है 5 के। आपको a का मान चाहिए, a माइनस में है बराबर के इस तरफ, a को उधर ले जाओ, 5 को इधर ले आओ, तो a इधर आया प्लस में हो गया, 5 इधर आएगा तो बेचारा माइनस में हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस में है, तो ये हो जाएगा एक में से माइनस होना है 5, तो हम उल्टा कर देंगे, 5 में से 1 घटा देंगे, चिन्ह लगा देंगे माइनस का, तो माइनस का 4 आ जाएगा ए यहाँ पे। तो आंसर इसमें सही हो जाएगा चौथा वाला। फिर कह रहा है कि यदि दो राशियां x और y के प्रतिलोम समानुपाती हो, मतलब कि इनके प्रतिलोम समानुपाती हो, कहने का मतलब कि एक इसका प्रतिलोम हो जाएगा 1/x और ये समानुपाती हैं, इसका प्रतिलोम क्या हो जाएगा 1/y, ये दोनों समानुपाती हैं। अगर ऐसा है तो क्या होगा? तो इनमें संबंध देखना है। तो जाहिर सी बात है, अगर इनका हम क्रॉस गुणा कर लेते हैं तो ये हो जाएगा कुल मिला के वाई एक्स, या फिर इनको x अनुपात y कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं x/y। तो इसमें तीसरा वाला विकल्प हमारा सही होगा, आप देख लीजिएगा, इसमें अपने हिसाब से मुझे ये सही लगा है। वृत्ताकार पाइप की त्रिज्या जो है 10 सेंटीमीटर, कोई एक पाइप है वृत्ताकार, कोई एक पाइप है जो कि वृत्ताकार है और उसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर। पाइप के चारों ओर एक चक्कर लपेटने के लिए आवश्यक टेप की लंबाई, अब एक चक्कर कहने का मतलब उसकी परिधि के बराबर होगा, तो परिधि बराबर होता है 2πr, तो 2π का मान यहाँ पे दिया गया है 3.14, 3.14, 2πr, r दिया है कितना 10, तो इसको हल कर लेते हैं, 2 चौको 8, 2 एक कम 2, 2 तियां 6, दशमलव 2 अंक के पहले यहाँ लगा दो, फिर गुणा 10 से करोगे तो ये दशमलव किधर कर देगा, मतलब 62.8 सेंटीमीटर आ जाएगा, जो कि विकल्प हमारा चौथा सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आ जाओ। यहाँ पर देखो कह रहा है 15% वार्षिक दर पर 10,000 रुपये उधार लिया जाता है 3 वर्ष बाद। अब इसमें देखो ना कोई सिंपल इंटरेस्ट दिया ना कंपाउंड दिया, लेकिन आप इंग्लिश वाला पढ़ोगे तो यहाँ लिया है साफ साफ सिंपल इंटरेस्ट। ये थोड़ा हिंदी वाले में ना समझ में आए सवाल तो एक बार इंग्लिश वाली लैंग्वेज जरूर देख लिया करो। तो कुल मिला के इसमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना बहुत सिंपल सा फार्मूला होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, मतलब कि 10,000 मूलधन गुणे दर, दर है 15 की और गुणे समय है 3 वर्ष का, बटे 100 करना है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 15 तिया 45, 1000 गुणे 45, तो ये हो जाएगा 45,000
अभी ये गुणा किया है मैंने, सॉरी ये 2 जीरो कटे हैं, तो यहाँ पे 2 जीरो रहेगा, तो ये हो जाएगा 4500 रुपये। तो अभी ये जो है ये आ गया है क्या हमारा साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। विकल्प हमारा सही हो जाएगा 4500 वाला, ये वाला। अब इसके बाद देखो इसका मान निकालना है, इसका घन करना है, तो घन इसका कर देते हैं हम लोग। तो घनमूल निकालना है यहाँ पे देखो, तो क्या करेंगे, निकालने की जरूरत नहीं है। देखो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन बहुत बिल्कुल क्लियर है। 7 का तो हो नहीं सकता, 7 का 3 बार आप गुणा करोगे नहीं आएगा। 17 में देखो 7 है, इसका इकाई का अंक पकड़ो, 7 सता 49, और फिर 49 में आएगा, फिर कितनी बार वो 9 आएगा। फिर अगली बार जब 17 से करोगे आप तो 7 9 63, ये 3 देने लगेगा इकाई में। सबसे बढ़िया विकल्प ऐसे ही पता लग रहा है कि 9 9 81 करोगे, अगर 19 का ही हम लोग इकाई वाला केवल देखें, और फिर जब 9 से करेंगे 9 एकन्नम 9, तो इकाई में जो है ये 9 दे रहा है। इसका मतलब कि 19 को अगर हम 3 बार गुणा करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। इसका मतलब इसका घनमूल जो होगा वो क्या आएगा, 19 आएगा। आप गुणा करके देख लीजिएगा, 19 गुणे 19 गुणे 19, 6859 आ जाएगा। और करने की ज़रूरत नहीं थी, आप ऐसे ही पता लगा लेते तो वो आ जाता। 21 का और 7 का और 17 का नहीं हो सकता है। अब यहाँ पे देखो यदि संख्या 347 यहाँ पे स्टार लगा है, कोई अंक गायब है, 48 11 से पूरी तरह विभाजित हो रही है, तो स्टार जो है उसकी जगह पे क्या होना चाहिए। तो 11 से अगर कोई विभाजित होता है तो उसके सम और विषम अंकों का योग जो है वो शून्य आना चाहिए। मतलब कि अगर हम विषम वाला जोड़ें तो कौन-कौन होगा, 3 7 7 3 10 और 10 4 14, तो 14 हो रहा है। तो सम का अगर जोड़ें, सम का मतलब दूसरा स्थान वाला, चौथे स्थान वाला। दूसरा स्थान एक ये मिला, एक स्टार मिला और एक ये 8 मिला, तो 8 4 12, अभी ये 12 हो रहा है। मतलब होना क्या चाहिए था, ये भी 14 होना चाहिए, ताकि हम सम और विषम स्थानों के योग को अगर घटाते तो 14 माइनस 14 हो जाता, तो घट जाता। इसका मतलब यहाँ पे 2 होना चाहिए। चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो, क्योंकि 4 2 6 6 8 14 फिर बाद में हो जाता, 14 माइनस 14 होता, 0 हो जाता, तो 11 से पूरा कट जाता। 11 से भाग दे के चाहे देख लो, तो 11 तियाँ 33, 1 बचा यहाँ पे, तो ये 17 हो जाएगा। फिर 11 एक कम 11, फिर 6 बचा, तो ये 62 बना देगा। फिर 11 पचे 55, 55 और फिर 62 7, तो 74 हो जाएगा। तो फिर 11 छंग 66, 66 और 8 बचेगा 74, फिर इसके बाद 88 हो जाएगा, तो 11 8 88 पूरा कट जाएगा, मतलब 2 होना चाहिए। अब इसके बाद देखो एक समद्विबाहु त्रिभुज, इसकी 2 समान भुजाएं ये और ये हैं, फिर इसकी तीसरी भुजा ये है, तो त्रिभुज का परिमाप पूछ रहा है। बहुत सिंपल सी बात है, समद्विबाहु त्रिभुज है, 2 भुजाएं बराबर हैं, मान लीजिए ये दोनों बराबर हैं, और ये दोनों अगर बराबर है तो इसकी ये जो भुजाएं हैं ये बराबर होनी चाहिए। मतलब कहने का ये हो गया कि 2x + 3 जो है वो बराबर होना चाहिए 4x और माइनस 1 के। तो जब बराबर हैं तो एक काम करो, 2x को इधर ले जाओ, 1 को इधर ले आओ, तो 1 इधर माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, मतलब 3 में जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 4। और ये जो 2x है ये इस तरफ जाएगा, तो इधर 4x प्लस में है, ये इधर से जब बराबर से के उस पार जाएगा, 2x तो माइनस में हो जाएगा, मतलब 4x में से 2x घट जाएगा, तो कुल मिला के हो जाएगा 2x। और x बराबर चाहिए तो 2 इधर गुणे में, उधर जाएंगे तो भाग में, मतलब x बराबर 2 आ जाएगा। तो x का मान इसमें रख देते हैं फटाफट, यहाँ पे रखोगे तो x यहाँ पे ब्रैकेट लगा के रखा जाता है, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि 2x यहाँ पे 2, फिर इसके बाद +3, तो दोनों 4 + 3, तो ये हो जाएगा 7। ये भी 7 ही होगा। फिर देखो यहाँ 2 रखोगे, 2 चौको 8, 8 माइनस 1 7, तो ये भुजा 7 मिली, ये भी 7 मिली। अब x का मान यहाँ भी रख दो, तो यहाँ रखोगे तो 2 तियाँ 6, 6 माइनस 2, तो आ जाएगा 4। तो तीनों भुजाएं हमको पता लगी। अब परिमाप की बात कर रहा है, तीनों को जोड़ लो, तो 7 7 14, 14 और 4 ये 18 हो जाएगा। विकल्प पहला इसमें सही हो जाएगा। इसका प्रतिशत रूप बनाना है, कुछ नहीं करना है। आप ये देखो कि 2:3:5 है, तो अगर होगा प्रतिशत भी तो इसी के रेशियो में ही होगा। कहने का मतलब 2 3 5 का ही लेगा, तो 20 30 50 इसमें सही हो जाएगा। अब इसके बाद देखो, यदि किसी संख्या के 3/4 में 2/3 जोड़ने पर 15 प्राप्त होता है, तो वह संख्या, मान लो कोई संख्या है x है और कह रहा है संख्या के 3/4, तो संख्या का 3/4 कर दो। मान लो x थी, उसका 3/4 मतलब 3/4 x कर दो।
उसमें कह रहा है कि 2/3 जोड़ दो, तो +2/3 जोड़ दिया, जोड़ने के बाद कितना हो जा रहा, 15 हो जा रहा। तो कह रहा है कि अब वो संख्या बताओ, संख्या हमने x माना हुआ है, अब इसको हल कर लेते हैं। तो इसको चाहे उधर भेज दो, तो 3/4x बराबर ये 15 इधर ही आएगा, तो माइनस का 2/3, तो 15 तिया 45, 45 माइनस 2 तो हो जाएगा 43/3। इधर क्या है 3/4x, तो x बराबर हो जाएगा, जो इधर गुणे में उधर भाग में, जो भाग में वो गुणे, मतलब कि 43/3, और ये 4 इधर भाग में था तो इधर आ गया गुणे में, और 3 इधर भाग में आ गया। अब ये हो जाएगा, कुछ कटने वाला दिख रहा, नहीं दिख रहा, तो ये हो जाएगा 4 तिया 12 के 2, 4 चौक 16, 16 और 1 17, 172 बटे 3 तिया 9, 9 से भाग दे दो भाई, तो 9 एकम 9, 8 17, तो हो गया ये कितना 82, तो 9 9 81, 1 82, 1 बचेगा, तो 1/9, मतलब 19 सही 1/9 आ जाएगा। तो विकल्प सही हो जाएगा इसमें पहला वाला। अब इसके बाद देखो, इसको बहुत सिंपल सा सवाल था ये, थोड़ा सा टेक्निकल बनाया गया है 1 1 करके। आप ब्रैकेट, सबसे पहले छोटा ब्रैकेट हल होगा, 1 को 1 से भाग दिया जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर इसके बाद ये क्या है, भाग वाला काम होगा ब्रैकेट के अंदर ही भी, 1 को फिर 1 से भाग दोगे फिर 1 रहेगा, लेकिन यहाँ जुड़ रहा है तो 1 1 हो गया 2। चलो यहाँ ब्रैकेट का ये खत्म हो गया, ये हो गया 2। इसके बाद यहाँ तक हुआ है 2, फिर 1, फिर डिवाइड बाई 2 है तो 1/2 बन जाएगा, मतलब कुल मिला के बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर बन रहा। अब ये क्या बन रहा है, ऐसे पूरे को मैं लिख रहा हूँ, बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर बन रहा है कि 1 + 1/2, 1/2। अब इसको हल कर लेते हैं, 1 डिवाइड, ये 2 एकम 2 1, 3/2, 3/2 होगा। अब ये भाग है, इसको उलट तो गुणे में बन जाएगा, मतलब 1 गुणे 2/3, तो कुल मिला के 2/3 आ जाएगा, तो विकल्प सही हो जाएगा तीसरा वाला। अब इसके बाद देखो यहाँ पर ये सवाल कह रहा कि दो संख्याओं का मासा और लासा दिया है, एक संख्या ये है, दूसरी संख्या, बहुत सिंपल सा फार्मूला होता है, एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो एलसीएम एचसीएफ दिया ही है, कितना है 4 मासा है, और एलसीएम कितना है 496, और दूसरी संख्या हमको चाहिए, पहली संख्या यहाँ पे, पहली संख्या है 124, दूसरी संख्या चाहिए, दूसरी संख्या इधर गुणे में है बराबर किस तरफ, इधर आएगी भाग में, तो यहाँ से हटा देता हूँ, यहाँ लगा देता हूँ भाग में, तो 124। अब आपको पता है ये 4 बार में कट जाएगा, तो 4 बार में ये कट गया, तो 4 चौक 16 इसमें आंसर हो जाएगा। समबाहुभुज के प्रत्येक बहिष्कोण की माप 45 अंश है, में भुजाओं की संख्या होगी। अब इसमें अष्टभुज आएगा, कैसे आता है मैं वो आपको बता देता हूँ। एक सिंपल सा फार्मूला होता है कि 360/n बराबर जितना कोण है बहिष्कोण का, मतलब कि 45। इसको हल कर लो, बस आ जाएगा। तो एक काम करो, ऐसे कर दो, क्रॉस गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा, कुल मिला के n उधर चला गया, 45 इधर आ जाएगा, मतलब n बराबर हो जाएगा 360/45। ये फार्मूला होता है, ये कट जाएगा 8 बार में, तो 8 इसमें आंसर हमारा हो जाएगा। अब इसके बाद देखो यहाँ पर चतुर्भुज एबीसीडी में कोण एडीसी कोटि पूरक, कोण का समपूरक। अब समझो बात को, कोटि पूरक कोण का समपूरक, कंफ्यूज जाते बच्चे, कोटि पूरक बनाएंगे, कोटि पूरक बना के आंसर लिख देंगे, वही गलत हो जाएगा। पहली बात तो ये चतुर्भुज है, तो इस कोण को पहले पता करेंगे। तो भाई चतुर्भुज के अंदर 360 अंश का कोण बनता है, और इन सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 100, 112, 212 हो गया, और प्लस ये 67, तो 212 और 67, ये 7 2 9 6 1 7, 279 हो रहा है। और कुल चतुर्भुज के अंदर जो कोण बनता है 360 अंश का बनता है, तो 360 में से इसको घटा देंगे, 360 माइनस 279, 279, यहाँ मिला 1, फिर यहाँ हो गया 5, 15 में से 7 गया तो 8। अभी ये 81 जो है यहाँ का कोण मिला है, लेकिन इसका कोटि पूरक पूछ रहा है, तो कोटि पूरक वो होता है जो इसमें जोड़ा जाए तो 90 का हो जाए। मतलब कोई भी कोण, अगर मान लीजिए कोई एक कोण ए है,
तो इसका कोट पूरक वही कोण होगा कि अगर इसमें लाके उसको जोड़ दें तो जोड़ने के बाद जो आए वो 90 अंश हो जाए। कहने का मतलब अगर ये मान लो 30 होता, कोण ए हमारा अगर 30 है, तो जो इसका कोट पूरक होगा वो कौन सा होगा, 60 होगा। तो 60 इसमें जोड़ा जाएगा, जैसे ही जोड़ा जाएगा तो ये 90 हो जाएगा। तो कहने का मतलब 30 का कोट पूरक 60 है और 60 का कोट पूरक 30 है। तो अब यहाँ पर देखो, पहले तो इसका कोट पूरक निकालेंगे। तो 81 है, 81 में कितना जोड़े कि जो है ये 90 हो जाए, तो जाहिर सी बात है 9 जोड़े, तो 9 तो आ गया इसका कोट पूरक। लेकिन उस कोट पूरक का जो आया है 9, इसका कोट पूरक क्या होगा, 9 होगा, तब ये जाके 90 हो जाता है। अब इस 9 का समपूरक निकालना है। तो समपूरक जो होता है वो 180 अंश बनाता है, मतलब कि किसी भी कोण का समपूरक कोण वही होगा कि उसमें जोड़ा जाए तो हो जाए 180 अंश। तो 9 में कितना जोड़े कि 180 अंश हो जाए, तो सिंपल सी बात है 171 जोड़ेंगे। ये वाला इसमें विकल्प सही होगा, तीसरा वाला। बच्चे यहाँ गलत मार दिए हैं, तो इसमें तीसरा विकल्प सही होगा। अब इसमें कह रहा है निम्न चित्र में 3 बिंदु ए बी सी एक वृत्त पर स्थित हैं। वृत्त ओ जो है वृत्त का केंद्र है, तो कोण कह रहा है ए बी सी 100 है। अच्छा 2, मतलब कि ये तो है, तो ए ओ सी का मान, ए ओ सी बहुत सिंपल तरीका होता है। ये जान लो कि अगर कोई भी अगर त्रिज्यखंड जितना यहाँ बना रहा है उसका दूना ये केंद्र पर बनाता है। अब यहाँ वाला मिल रहा है, आप इस बड़े वाले त्रिज्यखंड को ले लो, इस वाले को, ये जो त्रिज्यखंड है, ये यहाँ से जो ये पूरा बन रहा है ये त्रिज्यखंड, ये क्या कर रहा है, यही तो यहाँ परिधि पर कितना बना रहा है, 100 बना रहा है। जब परिधि पर ये बना रहा है कितना, 100, तो यहाँ कितना बनाएगा, इसका दूना बनाएगा, मतलब यहाँ पे है कितना, 200। लेकिन हमसे पूछ रहा है ये अंदर वाला। अब आप ये बताओ पूरा कोण कितना होता है, 360 अंश। पूरा जो होता है वो कितना होता है, ये जितने पेन चल रही पूरा कोण होता है 360 अंश। ये इधर वाला ये जो था ये 200 मिला है, तो इधर कितना बचा, इधर बचा 160, तो दूसरा वाला इसमें सही हो जाएगा। इसमें कह रहा है निम्न में कौन शून्य के बराबर नहीं है, तो भाई ये तो है, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, इसमें पहला वाला सही है। अब इसका गुणात्मक प्रतिलोम कह रहा है, ये क्या लिखा है, 3 सही 1/3 ही मान के चलो इसको। तो ये 3 सही 1/3, तो 3 त्रिका 9 1 10/3 हो गए। इसका गुणात्मक प्रतिलोम वही होता है कि इसमें गुणा किया जाए तो 1 हो जाए, कहने का मतलब इसको उलट दिया जाता है। तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा कितना, 3/10। इसको हल करोगे 0.3 आ जाएगा, मतलब ये दूसरा वाला इसमें सही हो जाएगा। आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करनी थी। माध्यिका ज्ञात करने के लिए पहले इनको क्रम में व्यवस्थित करना जरूरी है। कितने हैं ये गिन लो, जरूरी होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। सबसे छोटा कौन सा है, 12। तो 12 कितनी बार है, 2 बार है, 12 12 लिख दिया। फिर 13 कितनी बार है, 1 2 बार, तो 13 13 लिख दिया। फिर इसके बाद 14 देखो कितनी बार है, 1 2 3 बार, तो 14, फिर 14, फिर 14 3 बार लिख दिया। इसके बाद 15 नहीं है, 16 है, 1 बार है, 16 लिख दिया। फिर 17 नहीं है, फिर सीधा 19 है, 19 कितनी बार है, 1 बार है, 1 बार गिन लेके कोई जरूरत नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब माध्यिका निकालना बहुत सिंपल तरीका, बिल्कुल बीच वाले को टच कर लो। तो 9 है तो 4 इधर 4 इधर, 8 हो गया, बीच वाला कौन मिलता है, देखो 1 2 3 4, इतना इधर खत्म कर लो, 1 2 3 4, इतना इधर खत्म कर लो, बीच में मिला कौन, 14। तो तीसरा वाला इसमें विकल्प सही हो जाएगा, 14 वाला। अब कह रहा है ये बराबर है, भाई ये माइनस ऊपर भी चला जाता है, -1 से ऊपर नीचे गुणा करके, तो माइनस माइनस का जब हल करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। और ये बाहर लगा है मॉड, मॉड से जो भी चीज़ बाहर निकलती है वो प्लस होके निकलती है, तो 7/9 हो जाएगा। इस तरीके से ये पेपर अब हो जाता है पूरा सॉल्व। यहाँ पर रब किया था हमने पहले से। अब इसका सेकंड पार्ट जो है आपको जल्दी ही मिल जाएगा। उसमें जो है जो मैथ वाला जो मैंने अभी कहा है आपको, ये सॉल्व हो चुका है, बस ये है कि इसको भी अपलोड कर देंगे, पहले सेट वाला आप देख लीजिए। और चैनल पर अगर नए हैं आप तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके सब्सक्राइब और शेयर से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम और अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद हमें देखने के लिए।